अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस महीने 3 मुहाज पर हुकूमत और ओपोजिशन आमने सामने होंगे। सबसे पहले चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है जो 2 दिन बाद होने जा रहा है, और फिर उसके बाद 18 मार्च को डस्का में दोबारा इलेक्शन होगा, और उसके बाद 26 मार्च से ओपोजिशन लॉन्ग मार्च करने जा रही है। तीनों मुहाज पर हुकूमत और ओपोजिशन दोनों ही मुतहर्रिक हो चुके हैं, मगर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। ओपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों से मिल रही है और हुकूमत ऑपोजिशन के इत्तेहादियों से मिल रही है। आज इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ सामने आई। हुकूमती वफ़द ने JUIF के रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी से मुलाकात की, और फिर मुलाकात के बाद वफाकी वजीर परवेज खटक ने उन्हें हुकूमत की तरफ से भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार बनने की पेशकश की। हमने इनको PDM ने नहीं कहा, डिप्टी बन जाए। PDM ने नहीं कहा कि मैंने सबके लिए डिप्टी चेयरमैन बनना है। हुकूमत बाज़ाब्ता ऑफर कर रही है चेयरमैन साहब से वैसे हम मिलने आए, जैसे परवेज के मुताबिक मिलते रहते हैं उनसे। अहम बात यह है कि PDM डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मौलाना गफूर हैदरी के नाम की ही मंजूरी दे चुकी थी, जिसके बाद हुकूमत ने भी उन्हें यह पेशकश की, जिस पर मौलाना गफूर हैदरी का बाद में रद्द-ए-अमल आया और कहा कि हुकूमती वजीर की मीडिया के सामने इस तरह की गुफ्तगू की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जिस हुकूमत को अपोजिशन तस्लीम नहीं करती, उस हुकूमत की ऑफर की कोई हैसियत नहीं। PDM ने जो फैसला किया है हम उसके पाबंद हैं, और PDM मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद और मुत्तफिक है। इसके अलावा आज पीपल्स पार्टी के वफ्द ने MQM की क़यादत से मुलाकात की और चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत मांगी। जबकि दिलचस्प बात यह है कि MQM डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए हमारे प्रोग्राम में अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है, मगर हुकूमत ने अपने इत्तेहादी के बजाय JUIF के डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए JUIF को ओहदे की आज पेशकश की। साथ ही एक बार फिर से पंजाब में तब्दीली की खबरें गर्म हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से आज होने वाली मुलाकात को अहम करार दिया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, सेनेट इंतखाबात से पहले हुकूमत अपोजिशन के चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवाना चाहती है, और उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक भी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे आज इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। और आज होने वाली समाअत में अली हैदर गिलानी की वीडियो से मुतालिक कई कानूनी सवालात उठाए गए और तफसीली बहस देखने में आई। समाअत के आगाज में तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के सामने अली हैदर गिलानी की 3 वीडियोस पेश की, जिन्हें देखने के बाद इलेक्शन कमीशन के रुकन इरशाद कैसर ने सवाल किया कि इस वीडियो की कानूनी हैसियत क्या बनती है। अली जफर ने जवाब दिया कि ये वीडियो मीडिया पर चल रही थी तो हमें लगा कि ये दुरुस्त होगी। इलेक्शन कमीशन के रुकन अल्ताफ कुरैशी ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो में पैसों का जिक्र है, ना ही टिकट देने का। ये तो चैनल का मौक़िफ़ है। जिन 16 लोगों की बात बार बार की जा रही है उनका नाम बताएं और कमीशन को दें। मवाद के साथ साथ मुतल्लिका अफराद को फरीक बनाएं जिन्हें पैसों की ऑफर हुई है। जज्बात से नहीं, कानून से काम लें। अली जफर ने कहा कि हमारा काम आप तक ये वीडियोस पहुंचाना था, अब आप आइन और कानून का इस्तेमाल करते हुए इस पर एक्शन लें। जिस पर अल्ताफ कुरैशी ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आप फरीक नहीं बताएंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं। अली जफर ने कहा कि कौमी असम्बली में अपोजिशन अराकीन की तादाद 160 और हुकूमत की 180 है। 178 अराकीन ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया, और अगर सेनेट इंतखाबात में बदउनवानी ना होती तो वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख को भी इतने ही वोट मिलते। इलेक्शन से एक दिन कबल जो चीज़ें सामने आई उससे वाज़ेह था कि करप्शन हो रही है। वीडियो में उम्मीदवार का बेटा अली हैदर गिलानी रिश्वत देते और वोट खरीदते देखा गया। वीडियो में देखा गया कि अली हैदर गिलानी मेंबर्स को कह रहे हैं कि अपना वोट कैंसिल कर दें। जिस पर अल्ताफ कुरैशी ने पूछा कि इस वीडियो में जो भी लोग हैं क्या आप उन्हें जानते हैं, क्योंकि इन सबको दरख्वास्त में फरीक बनाना चाहिए था। अली जफर ने कहा कि वीडियो में तहरीक इंसाफ के 2 अराकीन को पेशकश की जा रही है, जिसमें एक फ़हीम खान और दूसरे जमील अहमद हैं। जिस पर अल्ताफ कुरैशी ने रिमार्क्स दिए कि ये कैसे साबित करेंगे कि ये दोनों ही थे, और ये कैसे साबित करेंगे कि पेशकश करने वाला पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अली हैदर गिलानी है। वीडियो में शामिल अराकीन बयान हल्फी दें तो केस आगे बढ़ सकता है। जिन अफराद ने पैसे लिए उनका बयान हल्फी तो दरख्वास्त के साथ आ जाना चाहिए था। मुलव्विस अफराद के बयान तो आते कि उन्हें वाकई ऑफर हुई थी। रिश्वत देने और लेने वाले दोनों मुलव्विस हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्वत देने वाले को फरीक बनाएं। अली जफर ने कहा कि एक वीडियो में 6-6 करोड़ रुपए देने, तरक्याती काम के लिए 10 करोड़ तक जारी करने की बात की गई। तो अल्ताफ कुरैशी ने रिमार्क्स दिए कि आप इस दरख्वास्त में दीगर अफराद को फरीक बनाएं। जिन अफराद के दरमियान लेन देन है उसे साबित कर दें तो सबके खिलाफ कार्रवाई बनती है। इससे कबल एक और ऐसी दरख्वास्त आई थी, उन्हें भी कहा कि दीगर अफराद को फरीक बनाएं। आप दरख्वास्त को दुरुस्त तैयार करके लाएं, मवाद लाएं, हम क्यों एक्शन नहीं लेंगे। अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा
कि कमीशन का ये एतराज कि कैसे मान लें कि ये वीडियो दुरुस्त है, उसका जवाब अली हैदर गिलानी के एतराफ से मिल जाता है। उम्मीदवार का बेटा ये अपने लिए नहीं, अपने वालिद जो उम्मीदवार हैं उसके लिए कह रहा था। अल्ताफ कुरैशी ने रिमार्क दिए कि जिन्होंने खरीदो फरोख्त की उन्हें आप जवाबदेह बनाएं। आप उन अफराद को लाने से घबरा क्यों रहे हैं? फराख दिली का मुजाहरा करें, उन्हें कमीशन में लाएं। जो मुस्तफीद हुए दरख्वास्त पर उन अफराद के नाम लिखें, उन्हें जवाबदेह बनाएं। अली जफर ने कहा कि मरियम नवाज ने तकरीर में कहा कि पैसा नहीं, नून लीग की टिकट चली है। इसका मतलब है कि आप हमें वोट दे दें, अगले इलेक्शन में आपको टिकट दे देंगे। तो अल्ताफ कुरैशी ने रिमार्क दिए कि उन्होंने ये कहा कि टिकट चला, ये नहीं कहा कि टिकट देंगे। ये बयान तो किसी भी रंग में चल सकता है, आप ठोस सबूत दें। ये नहीं कि जिसने पैसे लिए वो दंदनाता फिरे। आप दरख्वास्त को दोबारा तैयार करके जमा कराएं। हम चाहते हैं कि इंसाफ ऐसा हो जो नजर आए। अपनी ये दरख्वास्त वापस लें, नई दरख्वास्त लाएं। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, बाद में नाअहल भी कर सकता है। वीडियो या ऑडियो में यूसुफ गिलानी का नाम नहीं लिया गया है, जबकि पैसे लेने और देने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अली जफर ने कहा कि हम कल बयान हल्फी भी ले आएंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अबूरी रिलीफ के तौर पर नोटिफिकेशन जारी न करने की तहरीक इंसाफ की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और दरख्वास्त गुजार को नई दरख्वास्त जमा करवाने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में यह दलाइल दे रही है कि सेनेट इंतखाबात में पैसा चला है और जाहिर है कि अली हैदर गिलानी की वीडियो के मामले का मंतकी अंजाम तक पहुंचना जरूरी है। वहीं एक सेनेटर जिन पर तहरीक इंसाफ के अपने अहदेदारों ने इल्जाम लगाया कि वो पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं, आज उन्हीं शख्सियत को तहरीक इंसाफ ने सेनेटर बनने के बाद पार्टी में शामिल कर लिया है। पहले अब्दुल कादिर को टिकट दिया, पार्टी में पैसों के इल्जामात लगे तो टिकट लेकर पार्टी के कारकुन जहूर आगा को दिया, फिर जहूर आगा ने अपना नाम वापस लिया, फिर तहरीक इंसाफ के MPs ने अब्दुल कादिर को वोट दिया, वो सेनेटर बने और आज तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। बहुत सारी इतलात हैं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब, क्या वाकई उनकी तब्दीली के हवाले से सोचा जा रहा है? बिल्कुल नहीं, इस वक्त तो कोई ऐसी बात अंडर डिस्कशन नहीं है जी। यानी कि पंजाब में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली या आला इंतजामी तब्दीली वज़ीर आला के अलावा किसी बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा? नहीं, इस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं है और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मॉनिटर करते रहते हैं सिचुएशन को और वो जब भी मुनासिब समझें, चाहे वो 2 साल बाद या 2 महीने बाद ये फ़ैसला करें, ये उनका जो वो हैं टीम के कैप्टन हैं और वो फ़ैसला करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है तो कोई ऐसी बात नहीं है। और शिबली फराज साहब, आप चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते हैं, ये समझ में आ रहा है संजरानी साहब को, मगर आज परवेज़ खटक साहब ने गफूर हैदरी साहब को ऑफ़र कर दिया। गफूर हैदरी साहब का ताल्लुक मौलाना फजल रहमान की पार्टी से। वो शायद उन्होंने इस उसमें किया हो कि मौलाना साहब इक़्तिदार से बाहर तो रह नहीं सकते हैं, तो शायद उसी ज़िमन में उनकी बात हुई है। लेकिन वो मेरा ख़्याल है कि सेनेट में आए थे और खाना भी खाया हमारे साथ और उनको परवेज़ खटक साहब ने ये बात की। मतलब और अगर गफूर हैदरी साहब मान जाएं तो जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब पंजाब के सबसे बड़े डाकू नहीं रहे, बाबर एवान साहब सबसे बड़े झूठे नहीं रहे, MQM सबसे बड़ी कातिल नहीं रही, तो मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान भी डीजल ना रहें, चोर ना रहें, मज़हब को इस्तेमाल करने वाले ना रहें। नहीं, देखें, हमने ये नहीं कहा कि हमने उनको कोई फॉर्मल इनविटेशन दी है। ये तो हमें वो आए थे, हमें मिलने आए थे, इत्तेफाक थे सेनेट के उसमें लाइब्रेरी में खाना खा रहे थे, तो ये बातें हुई हैं। ये तो अपने आप को वज़न देने वाली बात हुई कि जो मेरा ख़्याल है कि JUI की साइड से ये बात को ज़्यादा उछाला जा रहा है। हमने तो ऐसी कोई ऑफ़र नहीं की है और ना हम कर सकते हैं, क्योंकि हम यही समझते हैं कि हमारे जितने भी सेनेटर्स हैं, हमारा ये एक डेमोक्रेटिक एक क्या लें एक तरीका है जिसमें कि हम वोट तो सबसे मांगेंगे। अब जो संजरानी साहब हैं उन्होंने तो गिलानी साहब से भी वोट मांगा है, तो ये तो होता है इलेक्शंस में कि आप अपने मुखालिफों के पास भी जाते हैं और हर एक शख्स के पास जाते हैं जो कि उस प्रोसेस में वोट डाल सकता है। अच्छा, मगर इसमें मसला ये है कि ज़ाहिर है इस वक्त अपोजिशन की तादाद आपके मुकाबले में ज़्यादा है और बड़ा लाजमी होगा कि जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसमें से कोई ना कोई आपके हक़ में वोट डाले तो संजरानी साहब इलेक्ट हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। तो ये वोट मांग के ही होगा या फिर जो इल्ज़ाम आपने लगाया गिलानी साहब के सेनेट के इंतखाबात में वही होगा, पैसा चलाकर होगा या फिर आर्म ट्विस्टिंग के ज़रिए होगा?
देखिए, पहली बात तो ये है शाहजेब कि मैं एक बात क्लियर करूं, और आज बड़ी फ्रैंकली बात ये है कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम बिल्कुल शरीफ खेलें और वी गो बाय एवरी रूल दैट इज़ इन द बुक। और अपोजिशन जो है, जो कि हमेशा रूल्स को फ्लाउट करती है, पैसे का इस्तेमाल करती है, हर तरीका इख्तियार करती है, इस दफ़ा हम प्रिपेयर्ड हैं। जो भी होगा, कम व्हाट में, वी विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, व्हाटएवर इज नीडेड टू विन दिस इलेक्शन। सो ये नहीं हो सकता कि हम हाथ कानून के साथ अपने हाथ पीछे बांध लें और जो दूसरा फरीक है उसका जो जी में आए, दिल में आए, वो कोई तरीका भी हो इस्तेमाल कर सके, जिस तरह के उसने सेनेट के इलेक्शन में किया, नेशनल असेंबली में। तो हम इस दफ़ा कोई नाइस नहीं खेलेंगे। हम जो है तो हर वो कोशिश करेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट जो है वो जीते। तो हम उनको ये नहीं कर सकते हैं कि फुटबॉल के मैच में अपोजिशन टीम को हाथ से बॉल रोकने की भी इजाज़त हो और हम सिर्फ पाँव से खेल सकते हों, ऐसा हो नहीं सकता है। सो हम जो है तो इस दफ़ा वी विल टेक द क्या कहते हैं द केस टू देम। हम जो है तो ये इस दफ़ा सिर्फ नाइस करके नहीं खेलेंगे कि जी हम बिल्कुल 100%, बिकॉज हमने हर वो कोशिश की शाहजेब, हर वो तरीका किया। ये बड़ा अहम बयान है आपका, ये आपका बड़ा अहम बयान है कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि संजरानी साहब को जिताया जाए। ज़ाहिर 2018 में भी आसिफ जरदारी साहब के साथ मिलके ही तहरीक इंसाफ ने जिताया था संजरानी साहब को, और बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई थी जो कि नून लीग की हुकूमत थी। और आज अब्दुल कादिर साहब भी आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें आपकी पार्टी के ही लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि 70 करोड़ रुपए चला रहे हैं। तो आपने कहा कि कुछ भी हो जाए तो फिर शिबली फराज साहब, फिर हक और बातिल की जंग ना बनाया करें ना, इसको ईमानदार और करप्ट की जंग ना बनाया करें। आप कहें जी वो भी सियासत करते हैं, हम भी सियासत करते हैं, वो भी मुफाद की सियासत करते हैं, हम भी मुफाद की सियासत करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते कि अपोजिशन जो हरबा इस्तेमाल करे हम सिर्फ उसी में लें कि जी हम देखें, अगर कोई प्यार करेगा प्यार मिलेगा, जो वार करेगा वार मिलेगा। ये एक बेसिक एक फार्मूला है जिसके तहत हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो अपोजिशन वाले हैं, जो कि उन्होंने साबित किया, जिसकी वीडियोस भी आई हैं कि उन्होंने क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए, और आज इस पे बात हो रही है कि जी जो लेने वाला है सिर्फ उस पर जोर दिया जाए, जो देने वाला है उस पर जोर ना किया जाए। तो अब जो है ना, वील प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू द फील्ड। यानी पैसे भी चलाएंगे, जो सिलसिला आ रहा है, कोई हमें धक्का देता है हम धक्का देंगे, यानी पैसे भी चलाएंगे। अगर हमसे संजरानी साहब पैसे चलाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पैसे चलाने देखें आप क्यों देखें, ये तो ऑब्वियस हो गया ना। ठीक है, मगर शिबली साहब आपने खुद ही कह दिया, आपने खुद ही मान लिया कि एक ही तरीका है, वो है पैसे का तरीका, जिसके आप उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो ये काम करते हैं, फिर जब आप कहते हैं कि जो वो कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा कि हम हाथ बांध के खड़े हो जाएं, तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो इल्जाम उन पर लगा रहे हैं वो भी आप करेंगे। मगर आज एक अहम बात है, अली जफर साहब ने आज इलेक्शन कमीशन में कहा कि हमें ये वीडियो मीडिया से मिली है। कल आप ही के जो तहरीक इंसाफ के कराची के एमएनए हैं, जिनका उसमें नाम भी लिया जा रहा है वीडियो में, उन्होंने हमारे शो में कहा, असलम खान साहब ने, कि भाई ये स्टिंग ऑपरेशन था और हमारे लोगों ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है। तो ये क्यों कह रहे हैं, जाके इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बता रहे कि हमारा ऑपरेशन था, स्टिंग ऑपरेशन था, ये हमारे 4 एमएनए हैं, ये देखें सबूत के तौर पर है। इलेक्शन कमीशन वही तो कह रहा है कि जो उनका भी नाम लेकर आए। देखें शाहजेब, अगर ये केस डिस्कस ना हो रहा होता इस वक्त इलेक्शन कमीशन में, इसमें हमारे लॉयर्स की एक पोजीशन है और लीगल तरीक़ाकार जो भी है वो लॉयर बेसिस समझ सकते हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मगर अगर सिर्फ ये सवाल कर सकूं कि अगर आपने इन 4 एमएनएस का कह दिया कि तो स्टिंग ऑपरेशन था और ये 4 एमएनएस कह रहे हैं हमने पैसे नहीं लिए, तो फिर आपको उन 16 एमएनएस का नाम देना पड़ेगा ये साबित करने के लिए कि इन्होंने पैसे लिए थे, वरना इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी ये तो 4 कह रहे हैं हमने पैसे नहीं लिए। तो आप कैसे साबित करेंगे कि गिलानी साहब पैसे दे के जीते हैं? तो 16 एमएनएस का आप नाम देंगे तो आपकी हुकूमत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा 16 एमएनएस के नाम वज़ीर आज़म को पता है। नहीं, देखिए शेख रशीद साहब ने जो बात की है वो हमारे एलाई हैं और वो बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि हमारी पोजीशन का ताल्लुक है, इस वक्त जो है मैं नहीं चाहूँगा कि जो हमारी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही हैं वो उसके कोई मैं ऐसी बात करूँ जो कि हमारे अगेंस्ट चली जाए, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा। ये इलेक्शन कमीशन में इस वक्त ये बात डिस्कस हो रही है एंड आई थिंक कि वो एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट फोरम है जिसमें कि लीगल तरीके से जो भी तरीक़ाकार है, ये तो फैक्ट है, सारा पाकिस्तान जानता है। आपने ख़ुद कह दिया कि इसका मतलब है कि आप भी पैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब यही है कि आप यही समझते हैं, सारा पाकिस्तान ये समझता है। आप ड्राइव कर रहे
रहे हैं। आपने कहा कि आपने उन पर इल्जाम लगाया और आपने कहा कि जो गेम वो खेलते हैं हम भी वही करेंगे। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या जो इल्जाम आप लगाते हैं उसके मुताबिक पैसे भी चलाएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें ये नहीं हो सकता कि एक फरीक जो है तो उसको खुली आज़ादी हो, एक फरीक हो जो कि मानता है कि वो सीक्रेट वोट के हक में है। तो अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये आपके फेवर में होगा, आपके हर एक के हक में होगा कि चीज़ें खुल्लम खुल्ला होंगी, वरना आप रोएंगे। तो फिर रोए तो नहीं, वो गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए, वो तो नहीं रोए। देखें शाहजेब, बात यह है कि ये एक बैटल थी और वॉर की बात अभी नहीं हुई है। तो वॉर क्या है? चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है या उसके बाद कुछ है? नहीं, हम समझते हैं कि इस वक्त जो मेन चीज़ है वो सेनेट के चेयरमैन की बात है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है तो हम ये, और पहली बात तो ये कि मैं बता दूं कि इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं है जिस तरह के आप जो हमारे नेशनल असेंबली में और के सेनेट के इलेक्शंस में और जो सेनेट में है, दो एक वोट का फ़र्क है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शबली फराज साहब मौजूद थे। देखते हैं कि क्या इसका नतीजा निकलता है। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्होंने भी आज इल्जामात लगाए हैं और क्या पंजाब हुकूमत को गिराने में जो पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी है वो नून लीग की भी, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। इन तमाम मामलों पर उनसे बात करेंगे। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, पंजाब की तरफ नज़र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और ख़बरें यही हैं कि इस वक्त नून लीग मानने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? पीपल्स पार्टी कोई सही फार्मूला नहीं दे रही है या आप इस वक्त बुज़दार साहब को हटा के परवेज़ इलाही साहब आ जाएं या कोई और आ जाए, इस मामले के लिए तैयार नहीं है? नहीं, ये बात तो अखबारों की जीनत बन रही है, ये मीडिया पर आ रही है। इसका कोई बहस या इस पर कोई डिस्कशन जो है वो पीडीएम के अंदर नहीं हुआ। अगर ये मामला आएगा तो इसको डिस्कस कर लेंगे। हमारी तो एक बुनियादी राय है कि हम इस इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं। तो अगर निज़ाम की तब्दीली के बजाय इक़्तिदार की इसमें हिस्सा ढूंढना शुरू कर दें तो फिर तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा, निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, तो आप इलेक्शन कराएं या अदम एतमाद करवाएं, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। मगर अब्बासी साहब, आपने सड़कों पर निकल के देख लिया है कि आप हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए थे। असल में जब हुकूमत पर दबाव पड़ा है वो ज़िमनी इंतखाबात में, जब आप डस्का में और दूसरी जगह कामयाब हुए तो पड़ा, फिर यूसुफ गिलानी साहब जब कामयाब हुए सेनेट के इंतखाबात में तो पड़ा। यानी कि इन हाउस ही हुकूमत पर दबाव पड़ता है। अगर आप पंजाब की हुकूमत को गिराने में कामयाब होते हैं तो उसी से दबाव पड़ेगा। लॉन्ग मार्च से आप क्या हासिल कर लेंगे? बात यह है कि देखिए, जो है आपका ज़िमनी इंतखाब हो या सेनेट का इलेक्शन हो, इससे यकीनन हुकूमत की वीकनेस एक्सपोज हो गई है। और ये बड़ी वाज़ेह बात है कि आज हुकूमत मरकज़ में कम से कम अपना एतमाद अपने मेंबरान के अंदर खो चुकी है। उसने ये दोस्त धांधली से एक जाली अदम एतमाद का वोट तो ले लिया, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत ही वीक विकेट पर हुकूमत खेल रही है और ये खेल ज़्यादा देर चल नहीं सकता। लॉन्ग मार्च जो है वो असल मकसद है पीडीएम का, जो निज़ाम की तब्दीली है वो उसमें अवाम की तायद के लिए है। हम ये कह रहे हैं कि जब तक आप निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे, उसको वापस आइन के मुताबिक नहीं करेंगे, हम वही तमाशे वही एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे जो हमने 73 साल किए हैं। तो इस मुल्क में आप जो मर्ज़ी करते रहें, आप इलेक्शन चोरी कर लें, आप इलेक्शन करवा लें, अदम एतमाद कर लें, उससे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क के मसाइल के हल का सिर्फ एक तरीका है कि आप निज़ाम की में तब्दीली लाएं और उसको वापस आइन के मुताबिक करें। तो भाई साहब, आप यानी कि अगला जो मौका है वो है इस वक्त सबसे पहले यूसुफ गिलानी साहब का इलेक्शन। उसमें अपोजिशन भी मुतहर्रिक है और हुकूमत भी आपके इत्तेहादियों से मिल रही है। आज JUIF से भी उनकी मुलाकात हुई, मगर आपने फिर इदारों की तरफ आज इशारा किया कि जी जो इंतखाबात थे सेनेट के उसमें इदारे फिर मुतहर्रिक हुए हैं। आपने DGISPR को एड्रेस करते हुए भी बात की और आपने कहा मैं उन्हें ख़त भी लिखूंगा। अच्छा, जब इदारे मुतहर्रिक होते हैं तो आपके होते 64 हैं मगर वोट 50 निकलते हैं तहरीक अदम एतमाद में। तो हुकूमत के साथ उल्टा हुआ है कि थे 178, निकले हफीज़ शेख साहब के 164। तो आप क्यों इदारों की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में भी यही कह रहे हैं? जी देखिए, मैं ये वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ जो कल पीडीएम के इजलास में सामने रखे गए, और ये वही 164 हैं जो 2 दिन बाद 178 बन गए, और एक ऐसे एतमाद के वोट में जिसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। तो उसके बाद
जो कुछ हुआ वहाँ पर हुकूमत के अपने अरकान के साथ उन्होंने हमसे बयान किया है। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि जो चीज़ें माजी में होती रही थी आज उससे बदतर हो रही हैं, वही काम हो रहे। ये 20वीं सदी के काम 21वीं में काम नहीं करते। हमें DGISPR ने खुद आकर बताया कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं हैं। मैं उनकी बात पर यकीन करना चाहता हूँ, तो कम से कम वही इस बात पर नोटिस ले लें कि जो कुछ ये इसमें हुआ है एतमाद के वोट में, वो इस मुल्क की सियासत को कमज़ोर ही करेगा, मजबूत नहीं कर सकता। इसी तरह अगर यही मामलात सेनेट के इलेक्शन, चेयरमैन के इलेक्शन में नज़र आए, जो नज़र आ रहे हैं, आज भी हमारी पार्लिमानी जो सेनेट की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी PMLN की, उसके अंदर भी 2 अफराद ने कहा कि हमें टेलीफोन आए हैं। तो ये टेलीफोनों वाला सिलसिला, ये दबाव का सिलसिला, ये लालच का सिलसिला, ये अब ख़त्म होना चाहिए। ये हुकूमत करना चाहे तो वो अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं, लेकिन इससे मुल्क में जमहूरियत भी कमज़ोर होगी, हुकूमत भी कमज़ोर होगी और नुकसान अवाम का होगा। मगर अभाई साहब, आप वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं और ये बात वाज़े कर रहे हैं कि जो इस एतमाद के वोट में नहीं आएगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, यानी वो अपनी नेशनल असेंबली की सीट खो देगा। आप लोग एक्टिव नहीं हैं, आप इजलास का बॉयकॉट कर रहे हैं, अगला इलेक्शन अभी नज़र भी नहीं आ रहा है, तो कौन अपनी सीट हारना चाहेगा और अपनी सीट लूज़ करना चाहेगा वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट में ना जाके? देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कितने लोग तैयार हैं अपनी सीट लूज़ करने के लिए, कितने लोग तैयार हैं हुकूमत को डिफाई करने के लिए। आप हैरान हो जाएंगे। वो एक जाली वोट था और जिस तरह वो लिया गया, वो आप PTI के मेंबरान ही हमें बताते हैं कि किस तरह वो वोट लिया गया। ये बदनसीबी है कि वही बातें जिनका हमने जिक्र किया था, जिस पर यकीन दहानी कराई गई थी कि ये काम नहीं होंगे, सियासत से कोई अमल दखल नहीं है, वही काम आज फिर हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है, आप आज देख लें कि एक शख्स जो PTI को उम्मीदवार था बलूचिस्तान में, जिसने 70 करोड़ देकर टिकट दिया, तो उसके बाद वो पार्टी में उसने कबूल नहीं किया, तो वो बाप पार्टी में चला गया, तो बाप पार्टी से उनको इलेक्ट हो गए चेयरमैन सेनेट के अंदर। आज वो वापस PTI में शामिल हो गए, उनको पट्टा भी गले में डाल दिया गया। तो ये इमरान खान साहब की बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एक सेनेट का वोट भी हासिल कर लिया और 70 करोड़ भी हासिल कर लिए। आज़ाद खड़े हुए, एक अनोखी कामयाबी है सेनेट के निज़ाम के अंदर। मतलब आज़ाद खड़े हुए बाप की सपोर्ट से और तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया और आज तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। ये आज ज़रूर हुआ है, अवाम अपने स्क्रीन पर उसके बहरहाल विजुअल्स भी देख रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ वो ब्रेक के बाद शामिल भी होंगे और उनसे तफसीली इंटरव्यू भी करेंगे। मगर अब्बासी साहब, अगर आप गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब ना करा पाए तो जो हुकूमत की कमज़ोरी हुई थी, वो कमज़ोरी हुकूमत की ख़त्म नहीं हो जाएगी? जो हुकूमत बैकफुट पर नजर आई थी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेगा और गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट भी वो मुंतखब करा गए, क्योंकि आपके इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं वो और आपके भी अरकान के नाराज़ होने की और सजरानी साहब से खुश होने की खबरें आ रही हैं। जी, वो खुश करने के बहुत से तरीके हैं, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया है कौमी असम्बली में, उसी तरीके से यहाँ पर भी वोट लिया जा सकता है। उसी तरीके से जो अदम एतमाद का वोट था चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, वहाँ भी यही कुछ हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामलात कभी सियासत को मजबूत नहीं करते, कमज़ोर ही करते हैं। ये हुकूमत को खोखला कर देते हैं। आज हुकूमत खोखली हो चुकी है, वो उसकी अखलाकी जो अथॉरिटी थी, जो मॉरल अथॉरिटी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये मामलात यहाँ पर रुकेंगे नहीं। ये सेनेट के इलेक्शन एक इलेक्शन है, जो भी कामयाबी हासिल करे, लेकिन मसला ये है कि किन ज़राए से कामयाबी हासिल करेंगे। अगर आप इंटेलिजेंस के इदारों को इस्तेमाल करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस होगी, तो यकीनन उससे मुल्क की सियासत कमज़ोर होगी। इसमें मेरी कोई इस पर दो राय नहीं है कि इन मामलात से हमेशा माजी में मुल्क भी कमज़ोर हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट भी कमज़ोर हुई है और सियासत भी कमज़ोर हुई है। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अब्दुल कादिर ने आज सेनेटर बनने के बाद तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया है, उस पर मुसलसल सवाल उठ रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा था बलूचिस्तान में 70 करोड़ रुपए चल रहे हैं। फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा था कि अब्दुल कादिर ही हैं जिनके बारे में हमने वज़ीर आज़म को ये बात पहुँचाई थी। फिर उनसे टिकट वापस लिया, वो आज़ाद खड़े हुए। तहरीक इंसाफ के MPs ने उन्हीं को वोट दिया और आज़ाद सेनेटर बनकर वो आज तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। खुद वज़ीर आज़म ने उन्हें शामिल किया। उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि बलूचिस्तान में सेनेट की एक सीट के लिए 70 करोड़ रुपए चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि वो 70 करोड़ रुपए अब्दुल कादिर चला रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने उन्हीं को टिकट दिया हुआ था। इस इल्ज़ाम के बाद वापस लिया और कहा कि कारकुनों की कप्तान सुनता है और एक कारकुन को टिकट दिया, मगर
उसके बाद उस कारकुन का टिकट विड्रॉ किया। अब्दुल कादिर को तहरीक इंसाफ के एमपीएस ने आज़ाद हैसियत में वोट दिया, वो सेनेटर बने और आज अब्दुल कादिर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। खुद वज़ीर आज़म ने उन्हें तहरीक इंसाफ का झंडा भी पहनाया। बात करेंगे, अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहब, आप पर बड़े इल्ज़ामात लगे, कि आप ही और तहरीक इंसाफ के अंदर से लगे कि 70 करोड़ रुपए आप ही चला रहे हैं, जिसका वज़ीर आज़म ने खुद ने जिक्र किया था। उसके बाद आपसे टिकट वापस लिया गया, आप आज़ाद लड़े, जीते और आज तहरीक इंसाफ में आप शामिल हो गए हैं। मुझे ये बताइए कि जब आप शहजाद इकबाल साहब के शो में आए तो आपने कहा भाई मैं पैसा कैसे चलाऊंगा, कोई आज़ाद उम्मीदवार थोड़ी हैं, आज़ाद लोग थोड़ी हैं जिनसे मैंने टिकट वोट लेना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हमारे इत्तेहादियों के एमपीएस हैं, उनको मैं पैसे क्यों दूंगा? तो बात समझ में आ रही थी उस वक्त, मगर फिर आप आज़ाद खड़े हो गए और आज़ाद खड़े होकर आपको तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों ने क्यों वोट दे दिया और ज़हूर आगा साहब को क्यों तहरीक इंसाफ को विड्रॉ करना पड़ा? क्या आपने पहले ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खरीद लिया था जिसकी वजह से आपको टिकट देना पड़ा, पार्टी का प्रेशर आया, टिकट वापस लिया, मगर जब पता चला कि फिर भी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि आप उन्हें पहले खरीद चुके हैं तो इसलिए ज़हूर आगा को विड्रॉ करना पड़ा? वो आप सुने ना, मैंने आपको ये कहा कि एमपीएस आज़ाद एमपीएस नहीं है जिनको ख़रीदा जा सके। और पीटीआई की कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा आप स्टडी करते तो वहाँ 7 एमपीएस थे। 7 एमपीएस जो है डिफरेंट ग्रुप्स में थे। हमारे पार्लिमानी लीडर जो हैं बलूचिस्तान के ऑनरेबल सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, वो खुद अपने बेटे के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। पीटीआई के बाकी एमपीएस किसी और को लाना चाह रहे थे। और जब बीएपी और पीटीआई ने ये रियलाइज़ किया कि हमारी ये सीट ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि आई एंजॉय अ फुल ट्रस्ट फ्रॉम बीएपी फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, और यही वो लोग हैं वो जो जिन्होंने पार्टी बनाई, ये जो मोतदिल किस्म के लोग हैं, कोई हार्ड लाइनर नहीं है। तो हमारा इनके साथ शुरू से एक अंडरस्टैंडिंग है और इनके साथ ही मैं चलता आ रहा हूँ। ये जो मगर कादिर साहब तो फिर तहरीक इंसाफ के टिकट पर पीटीआई और बीएपी एक मगर कादिर साहब आप आज़ाद खड़े हुए हैं। अगर उस वक्त इतने ज्यादा तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात थे और आपने सबसे ज्यादा 11 वोट लिए हैं, ये तहरीक इंसाफ के 7 लोगों ने आपको कैसे, क्योंकि उस वक्त तो आप ये लॉजिक दे रहे थे ना कि भाई मैं आज़ाद नहीं खड़ा हुआ, मैं तहरीक इंसाफ के टिकट पर हूं तो मैं किसे खरीदूंगा। आज़ाद खड़े होकर आपने 11 वोट कैसे ले लिए कि बाप भी तहरीक इंसाफ वालों ने भी आपको वोट दे दिए? शाहजेब भाई, जो एलिगेशन लगता है ना उसकी कोई लॉजिक होती है। अभी इलेक्शन हुआ नहीं था, एमपीए ने मुझे वोट दिया नहीं है, बस ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। और आप ये देखें, जब भी कोई आदमी किसी चीज़ में खुद इंटरेस्टेड हो, पार्टी हो, तो वो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो लोग एलिगेशन लगा रहे थे आज अल्हम्दुलिल्लाह दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, वो पार्टी का टिकट लेना चाह रहे थे, उन्होंने कहा जी ये आ गया, वो आ गया, बाहर से बंदा आ गया। व्हेन दे रियलाइज्ड कि आई एम बोर्न इन कोयटा और मेरी एजुकेशन कोयटा की है, मेरा बिजनेस कोयटा का है, मुझे बताएं ऐसा क्या हुआ कादिर साहब, ऐसा क्या हुआ कि आपसे टिकट वापस ले लिया, ज़हूर आगा को दे दिया, मगर फिर ज़हूर आगा को विड्रॉ किया और आप आज़ाद खड़े हुए और तहरीक इंसाफ के 7 एमपीएस ने आपको वोट दिया? ये कैसे हुआ? उसके अंदर पीटीआई के अंदर स्प्लिट था और जाम साहब ने फिर खुद खान साहब से बात की कि जी ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, एमपीएस वांट टू वोट हिम। तो ये हमारे लिए रीजनेबल है, he can represent us better in पार्लियामेंट, इन सेनेट। तो उन्होंने जो है फिर आपस में कंसेंसस डेवलप किया। जाम साहब ने तो उसी दिन कह दिया था कि हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं 2018 में भी। मगर कादिर साहब ये मुझे ये समझाइए कि कादिर साहब ये तहरीक इंसाफ का कैसा स्प्लिट है जो इमरान खान के नामजद करदा सेनेटर पर तो स्प्लिट है कि ज़हूर आगा को विड्रॉ करना पड़ गया, मगर एक आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर पर वो स्प्लिट नहीं है जिसके लिए तहरीक इंसाफ की बलूचिस्तान की क़यादत खिलाफ थी। तो यही तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये दिस इज अ पॉलिटिक्स। देखिए बात सुनिए, दिस इज पॉलिटिक्स कि मैं जो हूँ 10-12 साल से फेडरल में तहरीक इंसाफ के तमाम लीडर्स जो हैं दे नो मी कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। और जब उन्होंने नीचे जो हमारे वो लोगों ने सिर्फ अपनी टिकट या सीट या उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया, तो खान साहब ने ये महसूस किया कि ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने कहा जी हम आपसे टिकट विथड्रॉ कर लें। जाम साहब ने नेक्स्ट डे आके
टीवी पे ऑन किया और उन्होंने कहा जी कि हमारा कोलिजन है और ये हमारे जॉइंट कैंडिडेट हैं और इनको हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराएंगे इंशाल्लाह, एंड दे डिड इट एंड आई तो यानी कि खान साहब ये तो मेरे ऊपर एतमाद है ना, ये फिर पार्ट ऑफ द, तो एतमाद है मेरे ऊपर, मेरे बलूचिस्तान का। फिर ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी था, फिर ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी था कि आपको एक दिन पहले आपने ज्वाइन की, जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा, उसके बाद आपसे टिकट विड्रॉ किया, मगर आपको क्या बता दिया था टिकट विड्रॉ कराते हुए, और वो आपको टिकट विड्रॉ कराते हुए बता दिया था कि आप ही सेनेटर बनेंगे, पीटीआई के एमपीएस आप ही को वोट देंगे और हम जहूर आगा को विड्रॉ कर लेंगे आगे जाके, ये बता दिया था पीटीआई ने? नहीं, पीटीआई ने बताया नहीं था, उन्होंने रियलाइज किया। देखें, आपको थोड़ा सा प्रोसेस पे जाएं। 13, 14, 15 फरवरी वर द डेट्स जब आपने सबमिशन करनी थी अपनी नॉमिनेशन। उसके बाद स्क्रूटनी के 2 दिन थे, उसके बाद 3-4 दिन जो थे वो आपके अपील्स और इन चीज़ों के थे, एंड 25 फरवरी वाज द डेट जो फाइनल लिस्ट लगती है या फाइनल डेट होती है विथड्रॉल की। उससे पहले पाकिस्तान अवामी तहरीक का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, इन दोनों का उससे पहले एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई और उन्होंने ये कंसेंसस डेवलप किया कि जी हमने सीट निकालनी है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बीएनपी मैंगल और मौलाना साहब की पार्टी के साथ। कोयटा में 8 या 8.5 एमपीए पे एक जनरल सीट आ रही थी और जो हमारी कोलिजन गवर्नमेंट के अपोनेंट जो लोग थे अपोजिशन, वो 23 पे खड़े थे। जब एहसान शाह साहब ने उनको ज्वाइन किया वो 24 पे थे। तो मामूली सा भी चेंज या तो एक आध वोट ऊपर नीचे तो अब्दुल कादिर साहब, ये एक आध वोट पूरा सेनेट का सीट जाया होने का खतरा था। वो एक आध वोट डिसाइडेड कि हम जहूर आगा साहब को विथड्रॉ कर लेंगे और मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब को हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराएंगे। और वो मुझे बता दें कादिर साहब, वो कंसेंसस इमरान खान के वजीर आजम होते हुए, जाम साहब के वजीर आला होते हुए एक तहरीक इंसाफ के कारकुन पर नहीं हो सकता था, मगर आप पर हो सकता था। आपने पैसा नहीं चलाया तो और क्या चलाया कि आप पे वो कंसेंसस हो गया और आप सबसे ज्यादा 11 वोट ले गए। आप जहां एक वोट जाया होने का खतरा था कि 8-9 ना हो सकेंगे, आप 11 ले गए। आप लोग सिर्फ पैसा पैसा और पैसा, आप ये नहीं देखते हैं कि ये पॉलिटिकल सेटलमेंट है, ये मेरी कुर्बानियां हैं। हर कैंडिडेट एक जैसा नहीं होता। अब्दुल कादिर साहब, ये आज आपको कहना चाहिए था इमरान खान साहब को। अब्दुल कादिर साहब, ये बात आज आपको कहनी चाहिए थी इमरान खान साहब को, जब वो आपको पीटीआई का झंडा पहना रहे थे कि आप हर बात पर पैसा 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 करते रहते हैं, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस बाद में करते हैं। बताएं कौन 70 करोड़ रुपए कौन लगा रहा था? आप बताएं। आपके रहनुमाओं ने आपको मेरा बताया था तो वो भी गलत था। आप ऐसे इल्जाम ना लगा दिया करें। ये बात आज आपको इमरान खान साहब को बतानी चाहिए। नहीं बताया था ना, मेरा बताया था ना, उन्होंने कोई ऐसी बात की थी। ये तो हमारा मीडिया चीजें ऐसी जोड़ लेता है शाहजेब भाई। तो आइंदा से आज आपने क्योंकि पीटीआई ज्वाइन कर ली है तो कल से इमरान खान साहब के स्टेटमेंट ना चलाया करें, क्योंकि वो हर एक के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, बाद में सबूत कोई नहीं देते। फिर आइंदा ना चलाया करें, वरना आप बता दें कि 70 करोड़ में कौन सेनेटर बना है बलूचिस्तान से, आप उसका नाम बता दें अगर आप नहीं बने। कोई बंदा नहीं बना है, यही तो मैं कहना चाहता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर एक एक वोट के लिए पॉलिटिकल सेटलमेंट हुई है और एक दूसरे के साथ कंपटीशन हुआ है। हम अपोजिशन के साथ बार बार बैठे हैं कि जैसे पंजाब में हमने सेटल कर लिया, हम यहां बैठे, वी ऑफर्ड देम 4 सीट्स आउट ऑफ 12, दे डिमांडेड 5 सीट्स। लेकिन हमारी फिर पॉलिटिकल यही जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने कहा नहीं जी हम कंटेस्ट करेंगे, और अल्टीमेटली आवर कोलिजन वॉन 8 सीट्स आउट ऑफ 12। बहुत शुक्रिया, अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। 70 करोड़ का इल्जाम मीडिया ने नहीं लगाया, वजीर आजम ने लगाया। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातमताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। और फिर तहरीक इंसाफ ने ही अब्दुल कादिर साहब को बलूचिस्तान से टिकट दे दिया, तो तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के रहनुमा बाबर यूसुफजई ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि अब्दुल कादिर ही वो आदमी हैं जिनके बारे में इमरान खान को शिकायत की गई थी कि वो सेनेटर बनने के लिए 50 से 70 करोड़ रुपए खर्च करके हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर पार्टी टिकट अब्दुल कादिर को ही दे दिया गया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज शेख के मुकाबले में कितने हुकूमती लोग बागी हुए, क्या अपोजिशन के भी कुछ लोग बागी हुए? आज रोजनामा जंग में सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया का सुहेल बड़ाई साहब का एक कॉलम शाया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सियासी ज़राए के मुताबिक सिर्फ 16 अफराद ने पार्टी लाइन से हटकर वोट नहीं दिए, बल्कि उनकी तादाद कहीं ज़्यादा थी।
नून लीगी रहनुमाओं को शक है कि उनके भी 4 अरकान ने, जबकि ओपोजिशन की सफ़ों में से 6 मजीद अफराद ने हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को वोट दिए, जबकि हुकूमत की तरफ से तकरीबन 25-26 अफराद ने पार्टी लाइन से हटकर खुफिया तौर पर यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिए। गोया दोनों अतराफ से बगावत करने वाले अफराद की तादाद 36 के करीब थी। इतनी बड़ी तादाद का अपनी अपनी जमातों से नाराज होना बजाते खुद एक बड़ा सवाल है और एक सियासी बहरान की निशानदही करता है। जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।